नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी के लिए सीडीपी के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहला वीडियो हमने जीन पियाजे से संबंधित बनाया था। दूसरा वीडियो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें हम इस नैतिक विकास सिद्धांत के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी लगाएंगे। एमसीक्यूज जो कि सीटेट में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हें हमने लिया है, जिससे आपको ये पता लग सके कि सीटेट में कोहलबर्ग से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो चलिए, पहला है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग 20वीं शताब्दी के अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी विख्यात हैं। तो जो मैंने रेड से लिखा है वो कीवर्ड आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ध्यान ही नहीं रखने बल्कि आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपको नैतिक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिया है, और ये अमेरिका के 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। कोहलबर्ग ने ये प्रतिपादित किया कि नैतिक निर्णय लेने में नैतिक तर्क सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, एवं यही उचित नैतिक तर्क नैतिक व्यवहार की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये है कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि नैतिक निर्णय लेते समय जो चिंतन शामिल होता है वो नैतिक तर्क कहलाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, नैतिक निर्णय लेने में उचित जो होता है वो कहलाता है नैतिक तर्क। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए इसमें कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके 2 पॉइंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो ये है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित है, ध्यान रखिए, नैतिक विकास के विचार का विस्तार करते हुए अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित किया। मतलब ये है इसका कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसके बाद उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित था। इसको विस्तार देते हुए आगे उस पर काम किया, वो काम किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो एक तरीके से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मोर डिफाइन और आगे का एक्सप्लेनेशन रूप है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोहलबर्ग के अनुसार, यहाँ पे कोहलबर्ग लिख दिया है, सॉरी, ध्यान से, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में 6 चरण होते हैं। अब 6 चरण कैसे होते हैं, ऐसे समझिए कि इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर? 3 स्तर। जीन पियाजे ने 4 संक्रियाएं बताई हैं, ध्यान रखना है, लेकिन इन्होंने, कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं और सभी स्तर में 2-2 चरण हैं। तो कुल कितने चरण हो गए? 6 चरण। अब पढ़िए आगे है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में 6 चरण होते हैं, एवं सभी व्यक्ति आदिम अवस्था से, यानी प्रारंभ जब से मनुष्य पैदा इस धरती पर हुआ है तब से सभ्य मनुष्य में, यानी सिविलाइज्ड मनुष्य के रूप में रूपांतरण के क्रम में इन 6 चरणों से गुजरता है। कोहलबर्ग का ये मानना है जब से पृथ्वी पर मनुष्य आया, जिसे आदिम अवस्था कहा गया है, और सभ्य मनुष्य जो होमो सैपियंस नाम से जाना जाता है, आज समझ लीजिए कि हम जो सिविलाइज्ड मनुष्य के रूप में हैं, 6 चरणों से होकर गुजरता है, और इन 6 चरणों को 3 स्तरों में बांटा गया है। या आप ऐसे कह लीजिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को बांटा है। प्रत्येक में 2-2 चरण शामिल है, कुल 6 चरण शामिल हैं। अब इन स्तरों को देख लीजिए। नैतिक विकास के जो स्तर हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार वो 3 स्तर हैं। पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर, यानी प्री कॉन्वेंशनल मोरलिटी। दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, कॉन्वेंशनल मोरलिटी। तीसरा है उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पोस्ट कॉन्वेंशनल मोरलिटी। आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा पारंपरिक नैतिकता, तीसरा उत्तर पारंपरिक नैतिकता। ध्यान रखिए, पारंपरिक शब्द की जगह कई बार रूढ़िगत शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। क्या? रूढ़िगत, ठीक है।
तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं हो सकता है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता या रूढ़िगत नैतिकता, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, तो ये बातें सेम है। ठीक है, अब हम प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं और इनसे संबंधित चूंकि प्रश्न आते हैं तो इनको जरूर देखते हैं। 3 स्तर हैं, तो पहला स्तर हम देख रहे हैं कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, क्या कहते हैं कोहलबर्ग, ये कहते हैं कोहलबर्ग कि जो पूर्व पारंपरिक स्तर में अधिकांशतः 9 वर्ष एवं इससे कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट है, देखो रेड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, इस वर्ग में बच्चों में स्वयं की नैतिकता का मानक विकसित नहीं होता है, यानी बच्चे इसमें अपनी स्वयं की नैतिकता विकसित नहीं होती है। स्वाभाविक सी बात है, 9 वर्ष से जो कम का बच्चा होता है उसमें स्वयं की नैतिकता विकसित नहीं होती है, बल्कि वो दूसरे जैसा करते हैं उसके अनुसार कार्य करता है। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो भी अच्छा करेगा, अगर आप जैसा काम करेंगे वैसा वो करेगा। तीसरा पॉइंट है, इस समय बच्चों में नैतिकता के जो मानक होते हैं वो वयस्कों एवं समाज के द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों का पालन करने तोड़ने के परिणाम पर आधारित होता है। कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं इस उम्र में, वो जो समाज द्वारा या वयस्कों द्वारा या आपके परिवार द्वारा, आपके घर द्वारा जो मानक तैयार किए जाते हैं उन पर या तो उन नियम का पालन करता है या उनको तोड़ देता है। और जो पालन नहीं करता है, कायदे से कोहलबर्ग के अनुसार पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि मानक क्या है, मानक होते हैं जैसे जो समाज के आपके घर के रूल्स हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, सबसे प्यार से मिलना, ये सब क्या है, मानक हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार या तो इनका बच्चा पालन करेगा या फिर इनको तोड़ देगा। ठीक है, और कौन सी उम्र है ये, 9 वर्ष एवं इससे कम, ये कहलाती है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। तो फिर से एक बार ध्यान रख लीजिए कि इस अवस्था में जो होता है, इस पूर्व पारंपरिक नैतिकता के स्तर में स्वयं की नैतिकता का मानक विकसित नहीं होता है। जो नैतिकता होती है वो बच्चा दूसरों के द्वारा, समाज के द्वारा और अपने से बड़ों के द्वारा जो हो रहा होता है उसके द्वारा सीखता है। अब इसमें 2 स्तर हैं, जैसा मैंने बताया, हर प्रत्येक जो स्तर है उसमें 2 चरण है, सॉरी। ठीक है, तो 3 स्तर हैं और तीनों में 2-2 चरण हैं। तो पूर्व पारंपरिक नैतिकता में 2 चरण है। पहला है आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, यानी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरा है व्यक्तिवाद और आदान प्रदान, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब दोनों का थोड़ा थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। आज्ञाकारिता, जो पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, ध्यान रखिए 9 वर्ष से कम। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, इसमें आज्ञाकारिता या तो बच्चा अपने क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है, अपने बड़ों की आज्ञा का, माता पिता के, गुरुओं के, उनकी आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, और सजा अभिविन्यास, दूसरा पालन अगर आज्ञाकर्ता का नहीं करता है अपनी आज्ञा का तो वो सजा से डरता है। ठीक है, कायदे में यहाँ पर ये है कोहलबर्ग के अनुसार कि बच्चा अगर ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा है जिसमें सजा मिले तो वो आज्ञा का पालन कर रहा है, आज्ञाकारी है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। दूसरा है व्यक्तिवाद और आदान प्रदान, यानी वो कहते हैं यहाँ पर बच्चा ये समझ जाता है कि सभी को जो विचार हैं, इंडिविजुअलिज्म का मतलब व्यक्तिवाद, यानी सभी के विचार अलग अलग होते हैं। सारे बच्चों के, सभी बच्चों के, समाज के जितने लोग हैं उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। ठीक है, और उन विचारों का आपस में आदान प्रदान भी होता है। तो ये बच्चा यहाँ पर समझ जाता है। तो ये किस में आता है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, जिसमें 2 चरण हैं, आज्ञाकारिता और सजा विन्यास, दूसरा है व्यक्तिवाद और आदान प्रदान। नाम तो जरूर याद कर लीजिए क्योंकि नाम से ही कई बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरा देखिए पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, ये दूसरा स्तर है नैतिकता का। पहला पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा पारंपरिक नैतिकता, कॉन्वेंशियल मोरलिटी। इसमें क्या है कि अधिकांश किशोरों के द्वारा समाज के प्रतिष्ठित वयस्क रोल मॉडल के नैतिक मानकों का समावेशन किया जाता है। ध्यान रखिए, जब पूर्व पारंपरिक नैतिकता थी तो बच्चा दूसरों के अनुकरण के द्वारा सीख रहा था, लेकिन उसमें उसका कोई रोल मॉडल नहीं था।
ठीक है। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके मन में रोल मॉडल आ जाते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, या तो वो किसी व्यक्ति विशेष की तरह बनना चाहता है या वो किसी समाज के समूह की तरह बनना चाहता है। जैसे बच्चे कहते हैं, आप पूछो कि क्या बनना चाहते हो, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। तो ये क्या हुआ, या तो व्यक्ति विशेष या समूह की तरह वो बनना चाहता है और वो अपना एक रोल मॉडल अपने मन में बना लेता है, और ये स्तर कहलाता है पारंपरिक नैतिकता का स्तर। इस समय किशोर लोगों में तर्क यानी कि रीजनिंग उस समूह के मानदंडों पर आधारित होते हैं जिससे वह संबंधित होता है। यानी उस समूह के, जैसे वो पुलिस में जाना चाहता है तो उसके मन मस्तिष्क में विचार आ जाते हैं कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, तो उस समय का जो किशोर होगा उस तरीके की एक्टिविटीज़ करेगा, वहाँ जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको फिलफिल करने की कोशिश करेगा। तो ये काम वो बच्चा इस अवस्था में करने लगता है। अब इसके भी दो चरण हैं। पहला चरण है इसका अनुरूपता या अच्छे पारस्परिक संबंध, और दूसरा चरण है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इस उम्र में जो बच्चा होता है, अच्छे पारस्परिक संबंध, उसे जरूरी है कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी वह समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ अच्छे तरीके से रह रहा हो, उनसे अच्छे से बात कर रहा हो। ठीक है, ये जरूरी है, उसके संबंध अच्छे होने चाहिए। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि वह जो नियम कानून है, चाहे वो देश के कानून हो, अपने घर के, परिवार के, समाज के जो कानून है, नियम कानून, उनके अनुसार रह रहा है, उनको तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा अवस्था का स्तर होता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और अनुरूपता या अच्छे पारस्परिक संबंध, ये आता है पारंपरिक नैतिकता। ठीक है। अब एक तीसरा स्तर होता है नैतिकता का, उसे कहते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था। कोहल वर्ग के अनुसार इस स्तर पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसका पारंपरिक नैतिकता होती है, कॉन्वेंशनल जो मोरालिटी होती है, उसमें ही नियमों को तोड़ने लगते हैं। या तो वो घर वालों की बात नहीं मानते हैं, समाज की बात नहीं मानते हैं, नियम कानूनों को तोड़ते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं। ठीक है, अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। तो इस तीसरी स्टेज तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, तीसरे स्तर तक। तो कोहलबर्ग कह रहे हैं इस स्तर पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस स्तर पर व्यक्तिगत निर्णय व्यक्ति के स्वयं के सिद्धांतों एवं नैतिक तर्क व्यक्तिगत अधिकारों एवं न्याय पर आधारित होते हैं। इस अवस्था पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, कहने का मतलब है वो एक बड़े समूह के बारे में सोचने लगता है। यानी कि या तो वो सोचता है मानवाधिकारों के बारे में, समाज के न्याय के बारे में, नैतिक तर्क के बारे में, इन चीज़ों के बारे में वह सोचने लगता है। यहाँ पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण को सामाजिक नियम और व्यवस्था की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस स्तर पर जो व्यक्ति पहुँचता है, ये उच्च नैतिकता का स्तर है, सर्वोच्च नैतिकता का स्तर है। इस पर जो व्यक्ति पहुंचता है, ऐसा माना जाता है कि उसके जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण होते हैं वो सामाजिक नियम और व्यवस्था की तुलना में अधिक महत्ववान होते हैं। ठीक है, इसमें भी दो चरण हैं। पहला चरण है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। देखिए, इस अवस्था में जाकर व्यक्ति या तो जो नियम है, ठीक है, जो समाज के द्वारा या कानून बनाए गए हैं देश के द्वारा, या तो उसके फेवर में होता है या उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, इन दो कंडीशन में जाता है। चाहे वो जिस भी कंडीशन में जाए, चाहे फेवर वाली कंडीशन में जाए चाहे अनफेवर वाली कंडीशन में जाए, ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में यहाँ पर जा सकता है। ठीक, दूसरा है इसमें कि सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यहीं पर समझिए, जो चाहे वो फेवर में जाए चाहे अनफेवर में जाए, लेकिन वो फेवर में और अनफेवर में इसलिए जाता है क्योंकि वह अपने कुछ रूल और रेगुलेशंस अपने व्यक्तिगत बना लेता है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे समाज के लिए न्याय के लिए काम करना है, सामाजिक न्याय के लिए काम करना है, मुझे कोई सोशल वर्क करना है, मुझे मानव अधिकार के लिए काम करना है। ठीक है, मुझे लोगों के न्याय के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है। इस तरीके से जो होता है कुछ अपना व्यक्तिगत उद्देश्य बना लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नैतिकता का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो उसमें होता है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। और ये पूछा जाए कि कौन सा
सा सबसे अगर सर्वोच्च स्तर होगा और इन दोनों में से नाम दिया जाए तो आप ध्यान रखिए सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, उत्तर पारंपरिक नैतिकता का एक चरण है जो कि सर्वोच्च नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ प्रश्नों को लगाते हैं। जो प्रश्न सीटेट में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर ले लिया है, जिससे आप प्रश्नों को हल करते समय ये देख पाएं कि प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं। ठीक है, किसी कार्य को इसलिए करना कि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं, मतलब समाज इसकी स्वीकृति देता है। ठीक है, तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? देखिए ऑप्शन है इसके उत्तर प्रथागत। प्रथागत का मतलब मैंने बताया था, ऐसे शब्द आ सकते हैं प्रथागत, रूढ़िगत। ठीक है, इसका मतलब आप पारंपरिक के तरीके से ही लेंगे, यानी कि उत्तर प्रथागत या उत्तर पारंपरिक। अमूल संक्रियात्मक ये तो गलत है क्योंकि ये जीन प्याजे की अवस्था है। पूर्व यानी कि पूर्व प्रथागत यानी पूर्व प्रथा। ठीक है, और प्रथागत यानी पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है चौथा कि प्रथागत यानी कि पारंपरिक। मैंने अभी बताया था आपको, जब समाज के अनुसार, ठीक है, जो रूल्स होते हैं, देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे। देखिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का देखिए जो ऑर्डर है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और अच्छे पारस्परिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप बनाए रखना, ये चरण आते हैं पारंपरिक नैतिकता। तो सही आंसर होगा हमारा प्रथागत या पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्त अवस्था गलत है, ये तो कोई अवस्था ही नहीं है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, जिसे पढ़ा है पारंपरिक अवस्था में। मूल संक्रियात्मक ये जीन प्याजे की है, उद्योग बनाम अधीनता कुछ भी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, गलत है। संवेगात्मक विकास के चरण ये जीन प्याजे ने प्रस्तुत किए हैं, गलत है। और तीसरा है नैतिक विकास के चरण, ये सही है। मैंने बताया कोहलबर्ग ने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के चरण या नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और इस संज्ञानात्मक विकास गलत है। चौथा देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, यानी जहां बच्चे में अपनी नैतिकता नहीं होती है। तो मैंने बताया था पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, जहां बच्चा 9 वर्ष से कम उम्र का होता है, वहां पर नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, यानी दूसरों के द्वारा निर्धारित होती है। बच्चे की अपनी कोई नैतिकता का मानक नहीं होता है, वो कहलाता है पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो पहला ऑप्शन सही होगा। 5वां देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग किस सिद्धांत में कौन सा, ठीक है, स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? यानी जहां नैतिकता नहीं होती है, वो अभी बताया था नैतिकता का पहला स्तर है। ठीक है, जिसे पूर्व पारंपरिक स्तर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छठा देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बता ही दिया कि नैतिक निर्णय लेने में जो शामिल होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? नैतिक तर्क या नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे सही और गलत के प्रश्नों को जो नैतिक निर्णय लेने का जो चिंतन प्रक्रिया है उसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है, ये बाकी गलत है। नैतिक यथार्थवाद नहीं होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं और नैतिक यथार्थवाद सही आंसर कर देते हैं, जबकि सही आंसर है नैतिक तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ये तो बता ही दिया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत भाषा विकास चॉम्स्की से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास आपका जीन प्याजे, सामाजिक विकास लेव वाइगोत्स्की के लिए हम दूसरा वीडियो कल लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जरूर देख लीजिएगा। ये CDP की पूरी सीरीज चल रही है, इसे पूरे फॉलो करिए। सीटेट में आप बहुत अच्छे से नंबर CDP में लाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नैतिक विकास।
8 नंबर देखिए, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। व्यक्तिगत आवश्यकताएं इच्छाएं गलत है। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताएं इच्छाएं ये नहीं है, व्यक्तिगत मूल्य भी नहीं है, पारिवारिक अपेक्षा ही नहीं, अंतर्निहित संभावित दंड था, आज्ञाकारिता एवं जो दंड की बात थी सजा की वो इसमें पनिशमेंट शामिल है। तो ये आंसर सही होगा। इसलिए स्टेजेस को जो हैं और जो चरण हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लीजिए। जो मैंने बताया इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। शॉर्ट नोट आप अगर बना पाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 9 नंबर देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब कोहल वर्ग की बात आ रही है तो हमें नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करना है? नैतिकता से। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो यही आंसर पहला सही होगा। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर ये गलत है, धार्मिक शिक्षा देकर ये गलत है, व्यवहार के नियम बनाकर ये गलत है। तो पहला ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ये बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही बताया था कि जीन पियाजे और कोहल वर्ग ने जो है जीन पियाजे के सिद्धांत को ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। तो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ये सही ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।